हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी COA की यूनिट 1। COA की फुल फॉर्म है हमारी कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है सब कुछ। ठीक है। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं? देखो, पहले छोटा सा डायग्राम बनाना होता है जिसके अंदर ये होता है हमारा CPU। ये आपने फर्स्ट ईयर में बना रखा होगा बेसिकली। इसमें ALU, CU, ये होता है हमारा रजिस्टर। CPU में हम इनपुट देते हैं, आउटपुट मिलता है। ठीक है। ये मेमोरी जो हमारे स्टोर्स करती है। ठीक है। अब ये फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, इनपुट यूनिट, CPU, आउटपुट यूनिट, मेमोरी। ठीक है। यही मेन फंक्शनल यूनिट जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपका क्वेश्चन मोस्टली 10 नंबर में आता है जिसमें आपको होता है ड्रॉ फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है। तो अब हम इनपुट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे। इनपुट यूनिट क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच टू अ कंप्यूटर। ये क्या करती है? इनपुट डिवाइस कंसिस्ट करती है जो हमारे सिस्टम के कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये करते हैं, इनपुट लेते हैं और उसको क्या कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है। जो क्या होता है बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझ सकती है, तो ये बाइनरी लैंग्वेज में इन्हें कन्वर्ट करता है और फिर आगे कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है। अब जैसे कि जॉयस्टिक होता है, कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, माउस होता है। ठीक है। ये क्या करती हैं, जो भी हम इनपुट देते हैं उसको ये कन्वर्ट करती हैं बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर पढ़ पाए। देन कंप्यूटर आगे उसको ट्रांसफर करता है, ये जाती है CPU में। ठीक है। CPU हमारी कौन सी है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। वंस द इंफॉर्मेशन इज एंटर टू अ कंप्यूटर बाय द इनपुट डिवाइस, जैसे ही इनपुट डिवाइस से वो एंटर्ड हो जाती है, द प्रोसेसर प्रोसेस करता है उसे। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या होता है? कंट्रोल सेंटर है कंप्यूटर का। मेन काम हमारा सारा यही होता है। ठीक है। ये क्या करता है? पहले तो फैच करता है डाटा इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से। मेमोरी के अंदर जो भी कुछ हमारी डाटा इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसे फैच करता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो लेता है वहाँ से। एंड देन उसको इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है, पढ़ता है और करता है। जो भी उसमें काम करना होता है वो काम वो परफॉर्म करता है। ठीक है। अब कहते हैं CPU एग्जीक्यूशन और परफॉर्म्ड द रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन एंड एंटायर स्टोर द आउटपुट और डिस्प्ले ऑन द आउटपुट डिवाइसेस। अब देखो, जो CPU होता है जिसने जो भी कुछ काम किया होता है वो काम करने के बाद, सारा काम करने के बाद क्या करता है? या तो उस आउटपुट को स्टोर कर देगा मेमोरी के अंदर, नहीं तो क्या कर लेगा, आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो डिस्प्ले कराना परफॉर्म करेगा या फिर आउटपुट डिवाइस को पहुंचा देगा। और ये CPU का आपने डायग्राम पढ़ा था, उसके अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं। ठीक है। ALU और कंट्रोल यूनिट। ठीक है। तो अब आते हैं पहले ALU। ALU क्या होता है हमारा? यह करती है हमारी मैथमेटिकल्स ऑपरेशन कैलकुलेशन करती है, जैसे कि हमारा लॉजिक डिसीजंस होते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस वाले। ये काम हमारा कौन सा करती है? ALU। ALU हमारा करती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। एक होता है लॉजिकल वाली। लॉजिकल जैसे आपने नॉर एंड नॉट ये गेट बनाए थे ना, कैपिटल एंड और ये आपने उसमें पढ़े होंगे अपने एक सब्जेक्ट में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है। ये आपके वो गेट्स होते हैं, सारे लॉजिकल गेट्स होते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा कंट्रोल यूनिट, सेकंड पार्ट इसका। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट्स करता है और सारा कंट्रोल रखता है अपने ऊपर। जो भी हमारा डाटा हमारा फ्लो करता है ना CPU के अंदर, कौन सा डाटा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो सारा काम इसका होता है। किसको कौन सी चीज़ें परफॉर्म करनी है, कौन सी चीज़ किसको देनी है, सारा काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। ये करता है, इट डिकोड द फैच इंस्ट्रक्शन। ये डिकोड करता है, जो इंस्ट्रक्शन ली थी ना हमने इनपुट्स के थ्रू, उनको डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है और सेंड करता है कंट्रोल सिग्नल को और इनपुट आउटपुट यूनिट्स को। ठीक है। अब आता है हमारा रजिस्टर। डायग्राम में आपने एक रजिस्टर पॉइंट पढ़ा था। रजिस्टर क्या होता है? ये टेम्परेरी यूनिट होती है जो क्या करती है, मेमोरी स्टोर करने का काम करती है। मतलब छोटी सी मेमोरी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज़ का डाटा हमें नहीं स्टोर कराना कहीं और कम समय के लिए रखवाना है, तो हम रजिस्टर में उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। टेम्परेरी यूनिट ऑफ मेमोरी से हम कहते हैं। ठीक। अब आता है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है हमारा? ये बेसिकली हमारे CPU से अटैच थी। इसमें क्या होता है, हम लार्ज डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं और लंबे पीरियड के लिए हमें जो इंस्ट्रक्शन स्टोर करनी होती है वो करते हैं। ठीक है। स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। जब हमारा प्रोग्राम हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसकी जो कॉपी होती है ना, वो इंटरनल मेमोरी में उसके आंसर की कॉपी स्टोर कर दी जाती है। कब तक? जब तक हमारा एग्जीक्यूशन के हम एंड तक ना पहुंच जाएं। जब तक एंड नहीं होगा तब तक वो कॉपी हमारी वहीं स्टोर रहेगी। ठीक है। इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। इसको हम प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं। अब आता है हमारा आउटपुट यूनिट क्या होती है। आउटपुट यूनिट क्या होती है? ये कंसिस्ट करती है हमारे आउटपुट डिवाइसेस को, जो भी हमें आउटपुट दिखाते हैं। जैसे कि मॉनिटर होता है ना हमारा, प्रिंटर होता है, वो हमारे आउटपुट जो दिखाती हैं वो होती हैं। आउटपुट यूनिट्स क्या करती है? जो भी CPU से पहले तो लेती है आउटपुट जो भी आता है, अब उसको वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बाइनरी में दिया है कंप्यूटर के, बाइनरी में काम करता है वो, तो उसको कन्वर्ट करेगा ह्यूमन्स के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, कि ह्यूमन उसे देख पाए, पढ़ पाए। उस फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट डिस्प्ले कराता है।
ठीक है। अब इसमें हमारा अगला टॉपिक आता है बसेस। ये भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी देख लीजिए। बसेस क्या होती हैं? जो हमारी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल्स लाइन्स या फिर वायर्स कह सकते हो, जो कैरी करती है हमारी कंप्यूटर्स के सिग्नल्स को, उसको हम कहते हैं बसेस। ठीक है, ग्रुप ऑफ लाइन्स और वायर जो हमारा कैरी करें सिग्नल्स को, जैसे कि अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा अभी बसेस का मैं, उसमें पता चलेगा। बसेस इज ए कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस। एक तरीके का पाथवे होता है, जैसे कि ये एक डिवाइस है और एक ये दूसरा डिवाइस है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ये करती है। और ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है ये। ठीक है, और इसी बसेस के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है इनके अंदर। ठीक है, ये बहुत सारी मल्टीपल लाइंस कंसिस्ट करता है। ईच लाइन जो हमारी कैपेबल होती है सिग्नल को रिप्रेजेंट, जो लाइन होती है ना, ये सिंगल वाली जो लाइन है, ये हमारा 1 और 0 को रिप्रेजेंट करता है। 1 मतलब होता है ट्रू और 0 मतलब होता है फॉल्स। आपने बाइनरी में पढ़ रखा है, बाइनरी फॉर्म, उसी के लिए होते हैं। ठीक है, बस डेट कनेक्ट्स मेजर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ये मेजर कंप्यूटर कंपोनेंट जो इन कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है ना, वो होती है हमारी सिस्टम बसेस। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला होता है इसका, बस वो देख लीजिए। ट्रांसफर स्पीड ऑफ बस में जो डाटा ट्रांसफर होता है उसकी स्पीड क्या होती है? जो बस की विड्थ होगी मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कर दीजिएगा, वो आपकी वो होगी। और हमारी 3 तरीके की बस होती हैं इसमें ज़्यादातर। ठीक है, पहली है एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। ठीक है, इनका डिफरेंस आ जाता है पेपर में, इनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एड्रेस बस क्या होती है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर विच कैरीज एड्रेस ओनली। ये हमेशा क्या करती हैं? एड्रेस कैरी करेंगी ओनली। यूनिडायरेक्शनल होती हैं ये, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। अगर इधर जा रही हैं तो सिर्फ इधर जाएंगी, इधर जा रही हैं तो सिर्फ इधर जाएंगी। ठीक है, इट इज़ यूज टू नोन द सोर्स और अ डेस्टिनेशन ऑफ द डाटा ऑन द डाटा बस। ठीक है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? जो हमारा सोर्स है उसकी डेस्टिनेशन की बारे में पता करने के लिए हमारा किया जाता है इसका। ठीक है, विड्थ ऑफ द एड्रेस बस डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। जो इसकी एड्रेस बस की हमारी विड्थ होती है ना, वो डिटरमाइन करा देती है हमें कितनी पॉसिबल वो है कैपेसिटी है सिस्टम की हमारी, उसकी मेमोरी की। ठीक है, डाटा बस ये क्या होता है? ये भी कनेक्टिंग वायर्स होती हैं हमारी, जो हमारी क्या करती हैं? खाली डाटा कैरी करती हैं। और ये होती है हमारी बाई डायरेक्शनल, दोनों साइड जाती हैं, इधर भी जाती है इधर भी जाती है। ठीक है, ये हमारी मेनली सिर्फ डाटा कैरी करने के लिए होती है, जैसे कि हमें कोई डाटा ट्रांसफर करना है इधर से उधर, वो होती है। ठीक है, कंट्रोल बस, कंट्रोल लाइन्स मतलब बस ही आता है। ठीक है, कंट्रोल लाइन्स आर यूज टू कंट्रोल द एक्सेस टू एंड द यूज ऑफ डाटा एंड द एड्रेस लाइन। ये बेसिकली कंट्रोल सिग्नल्स पास करती है। ठीक है, कौन सी बस कौन से टाइम पे एक्टिव होनी है, ये सब होना है, ये सारा काम मोस्टली इसी का होता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू कंट्रोल एंड ऑल एसोसिएटिव पेरिफेरल्स। ठीक है, मतलब ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगी और बताएगी कौन सा पेरिफेरल हमें कब एक्टिव कराना है। ठीक है, अब इसमें हमारा बस का ये डायग्राम होता है, देख लीजिए। CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये जा रही है हमारी कंट्रोल लाइन, ये एड्रेस लाइन, ये डाटा लाइन, इन्हीं के कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं? बस। ठीक है, ये बहुत बेसिक डायग्राम है इसका। ठीक है, अब आते हैं हम बस आर्बिट्रेशन। बस आर्बिट्रेशन क्या होता है? बस आर्बिट्रेशन हमारा एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसके हम क्या करते हैं? करंट बस मास्टर का पता लगाते हैं, हमारा कौन सा करंट बस मास्टर है, और उसके ऊपर हमारा सारा कंट्रोल दे देते हैं कि उसके पास सारा कंट्रोल रहेगा, आपके पास सारा कंट्रोल है, वो आप सारा चीज़ें कंट्रोल करिए। ठीक है, जो कंट्रोल होता है ना, उसके पास एक्सेस होता है, उसका बस के पास कि इंस्टेंट नो करने का बस मास्टर को। द कंट्रोलर हैज़ एन एक्सेस टू अ बस एट ए इंस्टेंट इज नोन एज बस मास्टर। जिसके पास कंट्रोलर होता है ना, बस को एक्सेस करने का एक इंस्टेंट पे, वो क्या बन जाता है? हमारा बस मास्टर बन जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा, इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। जो DMA कंट्रोलर होता है वो भी एक तरीके, और जो हमारे अदर कंट्रोलर होते हैं और अब प्रोसेसर, वो क्या करते हैं? एक साथ कॉमन बसेस को एक्सेस करने का कोशिश करते हैं एक साथ ही, जिसकी वजह से क्या होता है? हम एक को ही दे सकते होते हैं। तो ये हमारा इसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ओनली प्रोसेसर और कंट्रोलर कैन बी अ बस मास्टर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। जो कंट्रोलर और प्रोसेसर होगा सिर्फ वही बस मास्टर बन सकते हैं एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, अब इसमें 2 अप्रोचेस होती हैं बस मास्टर सिलेक्ट करने की। पहला है हमारा बस आर्बिट्रेशन, मतलब बस आर्बिट्रेशन में सेंट्रलाइज आर्बिट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन। नाम से पता चल रहा होगा, सेंट्रलाइज सेंटर्ड में होगा और वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड बिखरे बिखरे होंगे। ठीक है, अब आपको पहले बताते हैं हम सेंट्रलाइज में क्या होते हैं। इसमें भी 3 तरीके के होते हैं, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आ जाते हैं तीनों के डिफरेंस बताइए। ठीक है, पहला होता है डेजी चेनिंग मेथड। ये हमारा सबसे सिंपल और चीपर मेथड होता है। क्या होता है इसमें? ऑल द मास्टर मेक यूज द सेम लाइन फॉर बस रिक्वेस्ट। देखो, बस के लिए सभी लोग एक ही लाइन यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, द बस ग्रांट सिग्नल जो होता है सीरियली प्रोपेगेट थ्रू ईच
मास्टर until it execute the first one that is requesting to access a bus। अब जो बस ग्रांट सिग्नल है ना, सभी डिवाइसेस से होते हुए जाता है, सभी डिवाइसेस से होते हुए जाता है until, कब तक जाता रहेगा, जब तक वो सबसे पहले जिसने रिक्वेस्ट करी थी उसके पास ना पहुंच जाए। ठीक है, जब तक बस ग्रांट जाता रहेगा कि आपको बस ग्रांट हो गई है, बस ग्रांट हो गई है। ठीक है, दिस मास्टर ब्लॉक द प्रोपेगेशन ऑफ द बस ग्रांट सिग्नल, एक्टिवेट द बिजी लाइन एंड गेन कंट्रोल ऑफ द बस। जैसे कि इसने एक्सेस मांगा था, तो इसको एक्सेस देने के बाद ये क्या कहते हैं, बस बिजी के ऊपर सिग्नल भेज देगा और बस ग्रांट के सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। ओके, और बस रिक्वेस्ट के भी सिग्नल को वो कर लेगा और सारा एक्सेस अपने ऊपर ले लेगा। देयरफॉर एनी अदर रिक्वेस्टिंग मॉडल विल नॉट रिसीव्ड द ग्रांट सिग्नल एंड हैंस कैन नॉट गेट द बस एक्सेस। ठीक है, जो भी कोई दूसरा बंदा अगर एक्सेस मांगना चाह रहा होगा तो उसे एक्सेस नहीं मिलेगा और वो क्या कहते हैं, बस को एक्सेस नहीं कर पाएगा बेचारी की। ठीक है, यहाँ बीजीटी का मतलब है बस ग्रांट, ये बस रिक्वेस्ट, बस बिजी। अब आते हैं इसके हम एडवांटेज। देखो, स्केलेबिलिटी है इसमें और बहुत ही सिंप्लिसिटी होती है। जो यूज़र होता है वो क्या कर सकता है, ऐड मोर डिवाइसेस एनीवेयर अलॉन्ग विद चेन अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। एक मैक्सिमम वैल्यू तक इसके अंदर वो डिवाइसेस ऐड कर सकता है और ये बहुत सस्ता होता है हमारा। अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेज पे। द वैल्यू ऑफ द प्रायोरिटी असाइन टू अ डिवाइस इज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द मास्टर। जो इसमें प्रायोरिटी होती है ना, जैसे कि अब देखो इस पे है, इस पे है, सपोज करो इसने और इसने एक्सेस का मांगा। ठीक है, जो सबसे आगे होगा उसको तो पहली प्रायोरिटी मिल जाएगी ना, क्योंकि बस रिक्वेस्ट तो एक ही लाइन पे जा रहा है तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। अब इसमें प्रोपेगेशन डिले भी होगा क्योंकि इसको एक्सेस मिला, इसको नहीं मिला, अब जब ये छोड़ेगा तभी मिलेगा, तो इसमें हमारा प्रोपेगेशन एक्सेस होता है। और सपोज करो ये सारी हमारी चेन में कनेक्टेड है, अगर ये डिवाइस फेल हो गया, हमारा ये वाला डिवाइस हमारा फेल हो गया, तो हमारा सारा डिवाइस फेल हो जाएगा, है ना। तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है। अब इसका हमारा सेकंड मेथड आता है पूलिंग और रोटेट प्रायोरिटी मेथड। इसमें क्या होता है, इन दिस कंट्रोलर इज यूज टू जनरेट द एड्रेस फॉर द मास्टर। वो जनरेट करता है एड्रेस मास्टर्स के लिए, डिवाइसेस के लिए होता है ना, जो एक एड्रेस जनरेट करेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मास्टर कनेक्टेड टू द रिक्वेस्ट। जो एड्रेस लाइन होंगी, जो रिक्वायर्ड होंगी, वो डिपेंड करेंगी हमारे कितने नंबर ऑफ मास्टर कनेक्टेड है डिवाइस सिस्टम के साथ। द कंट्रोलर जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ मास्टर एड्रेस। जो कंट्रोलर होगा ना, वो जनरेट करेगा हमारा सीक्वेंस मास्टर का एड्रेस के लिए, मास्टर के एड्रेस के लिए कंट्रोलर ही जनरेट करेगा। व्हेन द रिक्वेस्टिंग मास्टर रिकॉग्नाइज इट्स एड्रेस इट एक्टिवेट द बस लाइन। अब जैसे इस डिवाइस के लिए उसने एड्रेस जनरेट करा और वो एड्रेस इसने भेजा बस ग्रांट सिग्नल के थ्रू, कंट्रोलर ने, डिवाइस 2 ने देखा कि वो मेरा ही है, तो डिवाइस 2 को क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा बस मास्टर का, तो वो बस मास्टर बन जाएगा। ठीक है, इसमें ये बस साइकिल लगी रहती है जिसकी वजह से हमारा कोई भी फेलिंग नहीं होता। जैसे उसका डिसएडवांटेज था एक जना फेल हो जाता है, तो इसमें फेल नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे इसके एडवांटेजेस में। एडवांटेज, दिस मेथड डज नॉट फोकस एनी पर्टिकुलर डिवाइसेस एंड प्रोसेस। ये किसी भी डिवाइस को फेवर नहीं देता है और किसी अगला प्रोसेस को नहीं देता है। दिस मेथड इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल, ये भी बहुत सिंपल होता है। इफ़ वन डिवाइस फेल देन द एंटायर सिस्टम विल नॉट स्टॉप वर्किंग। देखो सर्कुलर चेन में कनेक्टेड है, तो एक डिवाइस फेल हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा सिस्टम बेकार हो जाए, ऐसा कतई नहीं होगा। इसके डिसएडवांटेज देखिए, एडिंग बस इज़ डिफ़िकल्ट एज इंक्रीज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन इन द सर्किट। हमें एड्रेस लाइन भी इंक्रीज करनी। अब देखो अभी तो तीन बसेज हैं, तो आपको 3 एड्रेस लाइन मिलेंगी खाली। अब 3 से ज़्यादा बस हो जाएंगी, 4 हो गई 4 एड्रेस लाइन, 5 हो गई 5 एड्रेस लाइन, तो इसमें हमें थोड़ी डिफिकल्ट आती है इसलिए। ठीक है, पूलिंग ओवरहेड कैन कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। सीपीयू का जो टाइम होता है ना, पूलिंग के टाइम पे बहुत कंज्यूम होगा। पूलिंग आप जानते हैं कैसी होती है, समझ जाइए। ठीक है, अब आते हैं हम इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड और फिक्स्ड प्रायोरिटी। इसमें क्या होता है, सबके पास अपनी अलग अलग बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट होती है। इन दिस ईच मास्टर हैज़ अ सेपरेट पेयर ऑफ बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट लाइन एंड ईच पेयर हैज़ अ प्रायोरिटी अगेंस्ट असाइंड टू। सबको एक प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है। इन बिल्डिंग इन प्रायोरिटी डिकोडर within the controller select the highest priority request and assert the corresponding bus grant signal। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये बस आर्बिट्रेशन है, ये डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड है, इनके पास खुद की बस रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये खुद का बस ग्रांट मिलेगा। जब जिसको जब चाहिए तब वो भेजेगा, तब मिलेगा। बस आर्बिट्रेशन सिलेक्ट करके उसको अपने हिसाब से बस ग्रांट सिग्नल दे देगा। इसका एडवांटेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। डिसएडवांटेज, हार्डवेयर जो कॉस्ट होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन से, देखो इसके लिए 2 लाइन अलग हैं, इसके लिए 2 लाइन अलग हैं, बहुत ज़्यादा लगेंगी। ठीक है,
और हमारा सेकंड आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन सिस्टम में। इसमें क्या होता है, जो हमारे सारे डिवाइसेस होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं सिलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट बस मास्टर। जो इसको नेक्स्ट मास्टर बनना होता है वो पार्टिसिपेशन करता है, ठीक है। ईच डिवाइस ऑन अ बस इज असाइंड अ 4 बिट आइडेंटिफाई नंबर। सबको एक 4 बिट का आइडेंटिफाई नंबर दिया जाएगा। प्रायोरिटी ऑफ द डिवाइस विल बी डिटरमाइंड बाय द जनरेटर आईडी। जो प्रायोरिटी होगी डिवाइस की वो एक आईडी जनरेट करी जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ टिपिकल डिजिटल कंप्यूटर हैज़ मैनी रजिस्टर्स। के पास बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अ पाथ मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। अब एक पाथ प्रोवाइड करा जाता है। क्या होता है, इसमें हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं एक रजिस्टर से लेकर दूसरे रजिस्टर को, ठीक है। अ कॉमन बस स्ट्रक्चर, हमारा इसमें कॉमन बस स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। किससे बनाते हैं, एक तो यूजिंग मल्टीप्लेक्सर और यूजिंग ट्राई स्टेट बफर गेट, ठीक है। ट्राई स्टेट बफर गेट। अब देखो पहला ये डायग्राम है हमारा कॉमन बस सिस्टम के लिए 4 रजिस्टर का, ठीक है। अब देखो बनाना होता है तो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मक्स चाहिए होते हैं। कितने मक्स लगेंगे हमें, कितने मक्स कैसे पता लगाएंगे, कितने बिट का हम रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं ना, उतने नंबर ऑफ मक्स चाहिए। जैसे मैंने 4 रजिस्टर लिए 4 बिट के लिए, ठीक है। तो 4 बिट के लिए मैंने 4 मक्स लगाए हैं, 4 मक्स, ठीक है। अब मक्स का साइज़ भी चाहिए हमें। मक्स का साइज़ क्या होगा, जैसे 4 रजिस्टर्स लिए, नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने लिए, नंबर ऑफ रजिस्टर्स मल्टीप्लाई बाय 1। 4 रजिस्टर लिए हैं, उनके साथ 1 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे 4 हमारा क्या डिफाइन करता है, हम कितने इनपुट ले रहे हैं, और 1 क्या डिफाइन करता है, कितना आउटपुट दे रहा है। मल्टीप्लेक्सर हमारा क्या करता है, बेसिकली 4 इनपुट लेगा और 1 आउटपुट देगा, ठीक है। ये इसका काम होता है, ठीक है। अब ये तो 4 है ना, इसको तुम 2 की पावर में तोड़ो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गया। अब 2 की पावर में जितना आता है ना, वो होती है हमारी सिलेक्शंस लाइन। तो ये हमारी यहाँ पे क्या आ गई, सिलेक्शंस लाइन। अब डायग्राम में बढ़ते हैं आगे। देखो मैंने 4 रजिस्टर लगाए हैं, चारों 4 बिट के हैं, ठीक है। 0 1 2 3 ये हमारी 4 बिट हो गई। यहाँ से हमारी D0 D1 D2 D3 सब, यहाँ से A0 A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। C0 C1 C2 C3, यहाँ से हमारी ये लाइन्स जाएंगी। और जो मक्स का पहला होगा वो A0 B0 C0 D0, ये A1 B1 C1 D1, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, 4 वाला, ठीक है। ये समझ ली। अब जो हमारी 2 यहाँ से हमने 2 सिलेक्शन लाइन निकाली थी, ये हमारी 2 सिलेक्शन लाइन, वो मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड होंगी सारी की सारी, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर हमारा एक आउटपुट देता है, तो एक एक लाइन ये निकाल दी हमने, ठीक है। अब रजिस्टर के जो डी वाले डी, जैसे ये D3 था तो D3 से कनेक्ट कर दिया, C3 था C3 से कनेक्ट कर लिया, B3 था B3 से कनेक्ट कर दिया, A3 था A3 से कनेक्ट कर दिया। ये बनता है आपका कॉमन बस सिस्टम, बनता है 4 बिट रजिस्टर का। यहीं आपके ऊपर 8 रजिस्टर का आ जाए, 8 बिट का हो तो आपको बस यही मक्स चेंज करने हैं, रजिस्टर का साइज वगैरह चेंज करना है। अब ये जो हमने वो बनाई थी ना, वो सिग्नल्स लाइन बनाई थी ये वाली, S0 और S1, इनका रोल होगा। अब ये हमारी फंक्शंस टेबल में काम आती है। देखो ये हमें डिफाइन करती है, 0 पे हम A रजिस्टर से डाटा ले रहे हैं, 0 से B रजिस्टर से डाटा ले रहे हैं, 10 से C रजिस्टर से, 11 से D रजिस्टर से। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है आपको, ठीक है। और हम इसके आते हैं यूजिंग ट्राई स्टेट बफर गेट पे। ट्राई स्टेट बफर गेट में हमारा पहला होता है बस सिस्टम डेट कैन कंस्ट्रक्ट विद 3 स्टेट बफर गेट इज कॉल्ड ट्राई स्टेट बफर गेट। जो हमारा बस सिस्टम बनेगा, किससे बनेगा, 3 स्टेट बफर गेट से, उसको हम कहेंगे ट्राई स्टेट बफर गेट। ये हमारे 3 होते हैं, देखो स्टेटस 1, स्टेटस 0, हाई इम्पिडेंस स्टेट, ठीक है। तो हाई इम्पिडेंस स्टेट पढ़ते हैं पहले। क्या होता है, हाई इम्पिडेंस स्टेट बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट के लाइक बिहेव करता है। डेट, इसका मतलब क्या होता है, आउटपुट इज डिस्कनेक्टेड, आउटपुट जो होगा डिस्कनेक्ट होगा, एंड डज नॉट हैव अ लॉजिक सिग्निफिकेंस, इसके पास कोई भी लॉजिक सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ठीक है। 3 स्टेट बफर गेट, ये इसका देखो डायग्राम होता है। यहाँ से इनपुट लेता है, यहाँ से कंट्रोल इनपुट जाता है, यहाँ आउटपुट मिलता है। अगर हाई इम्पिडेंस दिखाना हो, वाई आउटपुट की वैल्यू अगर हमारी हाई आती है, मतलब इसका मतलब C0, ये हमारा गेट अगर बंद है हमारा, तो हमारा इम्पिडेंस क्या होगा, हाई, आउटपुट हाई आएगा। अगर ये गेट खुला हुआ है हमारा, ठीक है, तो इसमें से हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, ए मिलेगा, जिससे हमारी, ये देखो 1 का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब ले लो हमारा, 2 का मतलब हमारा गेट क्लोज है। तो अभी हमारा गेट क्लोज है, तो हमें क्या हो गया, ये वाला गेट क्लोज है, मतलब ये बंद है। ये बंद है तो इसका मतलब यहाँ से हमारा ए की आउटपुट जाएगा, तो हमें सीधे सिंपल वाई मिलेगा, ठीक है। अब ये गेट खोल दिया, तो ये गेट यहाँ लग गया, यहाँ पे यहाँ आ गया। अब ये गेट भी है साथ में, तो यहाँ से जो इनपुट जाएगा ये हमारा हाई इम्पिडेंस होके जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ के जाएगा, ओके। इसमें अभी आप आगे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। अब आते हैं हमारी मेमोरी ट्रांसफ़र, इसमें कैसे होती है। मेमोरी ट्रांसफ़र क्या होता है, देखो पहले तो मेमोरी ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, हम फैच करें, रीड करें एंड स्टोर करें और राइट करें डाटा को,
ठीक है। फैच का मतलब होता है यहाँ पे रीड, हमने डाटा जो लिया है उसको हम रीड करें, ठीक है। स्टोर्ड करें मतलब राइट करें डाटा को, ठीक है। द रीड ऑपरेशन क्या करता है, ट्रांसफर करता है कॉपी ऑफ कंटेंट फ्रॉम मेमोरी लोकेशन टू सीपीयू। रीड ऑपरेशन कॉपी करेगा कंटेंट को मेमोरी लोकेशन से सीपीयू में ट्रांसफर करते टाइम में। जैसे कि उसने मेमोरी से डाटा जो लिया उसको कॉपी कर, मेमोरी में डाटा पड़ा हुआ है लेकिन उसकी कॉपी को ट्रांसफर कर रहा है सीपीयू में, ठीक है। वी मस्ट स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ मेमोरी वर्ड। इसमें हम क्या करते हैं, मेमोरी वर्ड का एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं वाइल जब हम राइटिंग करें मेमोरी ट्रांसफर्स के ऑपरेशन को तब, ठीक है। अ मेमोरी वर्ड इज डिजाइंड बाय अ लेटर एम। मेमोरी वर्ड जो हमारा लेटर एम से डिजाइन होता है, ये रहा देखो, ठीक है। द एड्रेस रजिस्टर इज डिजाइंड बाय ए आर। एड्रेस रजिस्टर हमारा ए आर से डिफाइन करा जाएगा एंड डाटा रजिस्टर को हम डी आर से डिफाइन करेंगे। अब जैसे रीड डाटा में रीड करना है उसके लिए क्या होगा, डाटा रजिस्टर के अंदर हमने मेमोरी में से एड्रेस रजिस्टर पे जो मेमोरी में गए एड्रेस रजिस्टर के पास, जहाँ पे जो एड्रेस दे रखा होगा उसमें जाएंगे मेमोरी में, डीआर के अंदर हम लाके उसे रखेंगे, तो इसका मतलब हम डाटा रीड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, रीड स्टेटमेंट कॉज अ ट्रांसफर इनटू डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर करा जा रहा है ए आर के जो हमने डाटा उठाया है, ठीक है, फ्रॉम मेमोरी वर्ड से सिलेक्टेड एड्रेस बाय एड्रेस रजिस्टर, ए आर के थ्रू जो हमने एड्रेस सेलेक्ट करा है उसके थ्रू, ठीक है। अब आता है हमारा राइट में क्या होगा, मेमोरी ए आर रजिस्टर के अंदर गए, रजिस्टर के अंदर हम लिख रहे हैं, डी आर का मतलब हम कॉपी कर रहे हैं और उसे पढ़ रहे हैं, रजिस्टर के अंदर हमने डाटा स्टोर करा दिया है, ठीक है। यही है इसमें। अब देखो, अब आते हैं हम अगला टॉपिक, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ALU, CU एंड रजिस्टर। प्रोसेसर आपका इन तीन चीज़ों का कंसिस्ट करता है, ठीक है। ALU हमारा क्या काम करता है, ALU जो हमारी एक्चुअल कंप्यूटेशन और प्रोसेसिंग जो हमारी डाटा की होती है वो ALU करता है, ठीक है। CU करता है, कंट्रोल्स करता है मूवमेंट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू एंड आउट द प्रोसेसर एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ALU। देखो, जो भी डाटा आता है जाता है सारा काम CU का होता है, कंट्रोल यूनिट का, और ALU के जो ऑपरेशन, ALU कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो काम इसी का होता है, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है, हमारा सबसे छोटी इंटरनल मेमोरी जो होती है ना वो रजिस्टर होती है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में। ये बहुत ही बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है CPU का, जिसमें रजिस्टर कनेक्टेड है। रजिस्टर हमारी इंटरनल CPU बसेस से कनेक्टेड है। CPU बसेस हमारी स्टेटस फ्लैग, शिफ्टर, कॉम्प्लीमेंटर, अर्थमेटिक एंड बूलिंग लॉजिक्स। ये स्टेटस फ्लैग स्टेटस बताता है, शिफ्टर हमारे शिफ्ट करने में काम आता है, कॉम्प्लीमेंटर कॉम्प्लीमेंट्स करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ये कंट्रोल यूनिट बेसिकली सबको बताता है कौन सा कंट्रोल से करना है, ठीक है। अब इसमें हमारा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हमारे जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के कैसे कनेक्टेड है और उनको कंप्लीट करते हैं अपना टास्क करने के लिए, ठीक है। प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये जो प्रोसेसर हमारी ये 4-5 काम करता है। प्रोसेस जो हमारी कंज्यूम करी होती है करता है, प्रोसेस जो हमारे CPU करता है वो आती है, क्योंकि 5 प्रोसेस होती हैं। फैचिंग, इंटरप्रेट करता है, फैच करता है डाटा को, फिर डाटा को प्रोसेस करता है, फिर डाटा को राइट करने का काम करता है, ठीक है। फैचिंग इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हम इनपुट से डाटा लेते हैं उसको फैच करता है, रीड करता है हमारा मेमोरी से, ठीक है। इंटरप्रेटेड इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, जो हमारा होता है ना डाटा उसको डिकोड करता है, इंस्ट्रक्शन जो भी हमने ली होती है और उसके ऊपर क्या एक्शन करना होता है वो देखता है, ठीक है। फैच डाटा। अब जो एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन में रिक्वायर्ड रीडिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट, जो एग्जीक्यूशन के लिए हमें इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती है डाटा रीड करने के लिए मेमोरी से, इनपुट आउटपुट से, वो करता है, ठीक। प्रोसेस डाटा, द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन में रिक्वायर्ड परफॉर्मिंग सम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, जो भी कुछ हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो हम प्रोसेस डाटा समझाते हैं हमें इसमें। राइट डाटा, द रिजल्ट ऑफ एन एग्जीक्यूशन में रिक्वायर्ड राइटिंग डाटा टू मेमोरी और इनपुट मॉड्यूल, जो हमारा रिजल्ट एग्जीक्यूट होके आता है ना उसको राइट करने का, जो मेमोरी के अंदर या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में भेजने का जो काम होता है वो राइट डाटा का होता है, ठीक है। अब हमारा आता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा आउटपुट होता है ना रजिस्टर्स का वो कनेक्टेड होता है टू मल्टीप्लेक्सर्स, जो बस होती हैं A और B, ठीक है। जो मल्टीप्लेक्सर, बेसिकली ये पूरा डायग्राम है उसका आर्किटेक्चर का, ठीक है। ये पूरा डायग्राम है। इसमें देखो ये हमारे 7 रजिस्टर लगे हुए हैं 1 से लेकर 7 तक। उसके हमें 2 बसेज हैं, ये 2 बसेज हैं। इन बस के अंदर हम मक्स डालते हैं जो हमारे इस रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वो 7 हम 8 लेंगे, 8 रजिस्टर बेसिकली होंगे क्योंकि एक इनपुट लाइन हमारी यहाँ से भी आएगी, ठीक है। तो 8/1 का हम क्या लेंगे, मक्स लेंगे, एक मक्स और दूसरा मक्स, 2 मक्स कंपल्सरी है। फिर उसके अंदर हम आगे मक्स बढ़ाते रहते हैं। अब ये आपको आगे पता चलेगी क्यों। अब देखो 8 हमने लिए हैं तो 8 को हम क्या करते हैं 2^3, तो हमारी क्या होंगी 3 लाइन्स होंगी इसमें, ठीक है। 3 लाइन इसमें, 3 लाइन इसमें, ये इन सिग्नल्स लाइन होंगी बेसिकली, ठीक है।
ये हमारा जो मक्स से बताया था मैंने आपको, मल्टीपल इनपुट्स लेता है और एक आउटपुट देता है। एक आउटपुट दे रहा है, दोनों मक्स एक एक आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक आउटपुट मिलेगा, यहाँ से एक आउटपुट मिलेगा। उसके अंदर जो ALU ऑपरेशन होगा, ALU के पास बेसिकली 32 ऑपरेशन होते हैं, बट एडिशनली आपसे कह लिया जाए इनपुट और आउटपुट लेने होते हैं तो आपको 2 बढ़ा के चलना होता है जब वो 35 के समथिंग हो जाता है, ठीक है। तो अभी 32 कितना होगा, 2 की पावर 5, तो हमारी कितनी होंगी, 5 लाइन्स होंगी यहाँ पे। ये ऑपरेशन 5 लाइन है। अब ये डिकोडर है, ये बेसिकली डिकोड करने का काम करता है, कौन सा रजिस्टर किस टाइम पे चलने का काम करेगा, ठीक है। और हमारे कितने रजिस्टर थे यहाँ पे, 8, तो 8 लेना था। 8 के तो 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 8 ऐसे बनता है ये, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 3 सिग्नल पिन्स होंगी जिसमें डिवाइन करेगा 3 में से कौन सा चलाना है, तो यहाँ से आउटपुट जाता है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट यहाँ पे फाइनल ALU से निकल के आता है। अगर वो आउटपुट सेटिस्फाइड नहीं होता तो वापस जाता है और ये आउटपुट हमारा रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा इसके वो है कंट्रोल वर्ड है। जैसे कि अब देखो मैंने 3 ये बताए थे सिग्नल यहाँ पे, तो सेम 3 इसके लिए होंगे, ये यहाँ 5 हो गए, यहाँ 3 इसके लिए हो गए, ठीक है। तो अब कितने थे, 3 के मैंने कितने बता दिए तुम्हें, 3 पेयर बनाए थे, 3 पेयर, 5 ALU वाला, 5 ALU, कितना साइज हो गया तुम्हारा, टोटल ये साइज होता है हमारा बिट्स में। जो कंट्रोल वर्ड का साइज होगा वो हमारा होगा 14 बिट्स, ओके। ये हमारे टेबल्स हैं छोटी मोटी जो आप देख के इनको रट सकते हैं। बेसिकली ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, पेपर में नहीं आती हैं, ज़्यादातर पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसके न्यूमेरिकल के ऊपर कि इसमें न्यूमेरिकल कैसा आता है। अब क्या दिया हुआ है हमें, अब बस ऑर्गेनाइज CPU हैज 16 रजिस्टर विद 32 बिट इन ईच एन ALU एंड अ डिजाइन अ डेस्टिनेशन डिकोडर, ठीक है। देखो 16 रजिस्टर है, कितने, 32 बिट के। पहला पार्ट क्या दिया गया है, हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर आर देयर इन अ बस एंड व्हाट इज द साइज ऑफ ईच मल्टीप्लेक्सर, कि हमारे उसमें कितने मल्टीप्लेक्सर होंगे बस ए बस में, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ ईच मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। ये बस थी एक A, इसके अंदर हमने एक मल्टीप्लेक्सर लिया था। अब इस A बस के अंदर हमारे कितने मल्टीप्लेक्सर आएंगे उसने ये पूछा है हमसे, ठीक है। कितने मल्टीप्लेक्सर आएंगे, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स क्या होंगे हमारे, नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर A हो या B हो क्या होंगे, A बस के लिए या B बस के लिए क्या होंगे, नंबर ऑफ बिट्स इन ईच रजिस्टर। कितने बिट का हम रजिस्टर यूज कर रहे हैं, 32 बिट का, तो कितने मल्टीप्लेक्सर हो गए, 32 मल्टीप्लेक्सर। तो अब जो आप नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे इसमें यहाँ 32 मल्टीप्लेक्सर इधर होंगे, 32 मल्टीप्लेक्सर इधर होंगे, 32 मल्टीप्लेक्सर इधर, 32 मल्टीप्लेक्सर इधर, ठीक है। अब आते हैं हाउ मेनी सिलेक्शंस लाइन आर नीडेड फॉर अ मक्स A एंड मक्स B। देखो ये आपका मक्स A है, पूरा ये मक्स B है, इसके लिए सिलेक्शन लाइन ये निकाली थी, इसके लिए सिलेक्शन लाइन ये निकाली थी। अब आप ये सिलेक्शन लाइन कैसे निकालेंगे, ये रजिस्टर्स के बेसिस पे, ठीक है। कितने रजिस्टर्स हैं हमारे, 16 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, 16 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। इसको हम किस में करेंगे, 2 की पावर n इज टू 16, n इज टू 2 की पावर n इज टू 2 की पावर 4, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, n की वैल्यू क्या आ गई 4। तो कितनी वो होंगी सिलेक्शन लाइन, 4 सिलेक्शन लाइन होंगी, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का साइज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रजिस्टर मल्टीप्लाई बाय 1। नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हमारे, 16 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितने होंगे 16 इस पर इनपुट्स लाइन आएंगी और एक आउटपुट मिलेगा, उसके लिए एक लिखा हुआ है 1 आउटपुट, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मेनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर देयर इन अ डिकोडर। डिकोडर के अंदर कितने इनपुट्स होंगे और कितने आउटपुट्स होंगे। ये डिकोडर मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया था, ये रहा डिकोडर, 3 और 8 कैसे बताया था, कितने रजिस्टर्स थे, इसमें हम कितने रजिस्टर यूज कर रहे हैं, 16 रजिस्टर, ये रहे 16 रजिस्टर। 16 को कितना रखते हैं, 2 की पावर 4 ये रहा मल्टीप्लाई में, 2 की पावर में जो आता है 4 ये रहा, ठीक है। ऐसे निकल जाएगा आपका रजिस्टर। तो हमारे कितने इनपुट कितने होंगे इसमें, 4, और आउटपुट कितने आएंगे 16, ठीक है। ये 4 और ये 16, ओके। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, हाउ मेनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर देयर इन ALU फॉर डाटा इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट कैरी। देखो जब इनपुट और आउटपुट कैरी कह दिया जाता है तो आपके पास कितने ऑपरेशंस आ जाते हैं, 35 ऑपरेशंस आ जाते हैं टोटल, ठीक है। अब 35 को आप तोड़ेंगे 2 की पावर में, तो ये आपके 2 की पावर में आपके समथिंग बैठेंगे 32 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ 6 समथिंग बैठ जाएंगे, ठीक है। 2 की पावर 6, तो हमारी 6 इसमें क्या होंगी, सिग्नल लाइन्स होंगी। बट अब आपके 32 में टूट रहा है, तो इनपुट इसके पास आपके कितने आएंगे, देखो 32 बिट का इनपुट यहाँ से आएगा, 32 बिट का इनपुट यहाँ से, क्योंकि देखो 32 मक्स लग रहे हैं, 32 मक्स इधर, 32 मक्स इधर, हर मक्स से एक एक आउटपुट आ रहा है, एक एक आउटपुट आ रहा है, एक एक आउटपुट इधर से आ रहा है, 32 इधर से, 32 इधर से, कितने हो गए 32 आ गए। अब इनपुट के लिए एक बिट इनपुट की लेंगे हम एक्स्ट्रा, तो एक बिट इनपुट की मैंने एक्स्ट्रा ली है, ठीक है। एक बिट
एक बिट जो मैंने लिया इनपुट के एक्स्ट्रा लिया, टोटल कितने हो गए 65 इनपुट्स हो गए हमारे किसमें ALU के अंदर। अब आउटपुट कितने होंगे, ALU में हमारा बेसिकली कितने थे हमारे उसमें 5 थे हमारे 2 की पावर 5 समथिंग 33 समथिंग 35 समथिंग बैठेंगे क्योंकि हम एक इनपुट बिट भी ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा देखो अब 35 को हम पावर में तोड़ेंगे कितना होगा, ये समथिंग हमारे 32 बिट्स लेगा प्लस 1 एक आउटपुट की जो देगा वो, क्योंकि हम जो हर जगह से निकाल रहे हैं कितने बिट का आउटपुट निकाल रहे हैं 32 बिट का आउटपुट निकाल चाहते हैं हम हर जगह से। ठीक है, अब हमारा ये पूरा शेल डायग्राम है जो हम उसके लिए कंट्रोल वर्ड के लिए बनाते हैं, पूरा डायग्राम ये वो होता है। देखो ALU के 35 ऑपरेशन यहाँ लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, साफ साफ 35 ऑपरेशन इसने परफॉर्म करे हैं। ठीक है, अब हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ जनरल रजिस्टर्स। देखो इनकी जो एफिशिएंसी होती जो एफिशिएंसी ऑफ CPU होती है इंक्रीज कर जाती है एज लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर आर यूज्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर हम यूज करते हैं इसलिए। ठीक है, लेस मेमोरी स्पेस इज यूज्ड टू स्टोर अ प्रोग्राम, लेस मेमोरी स्पेस का इसमें यूज करते हैं प्रोग्राम स्टोर करने के लिए, सिंस द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन कॉम्पैक्ट वे, इंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में लिखी होती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, केयर शुड बी टेकन, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें, टू अवॉइड अननेसेसरी यूजेस ऑफ रजिस्टर, अननेसेसरी यूजेस ना हो रजिस्टर का, फालतू का यूज ना किया जाए। सिंस लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर यूज्ड thus एक्स्ट्रा कॉस्ट इज रिक्वायर्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो एक्स्ट्रा जब लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर हम इसमें यूज करेंगे तो पैसे भी ज्यादा लेंगे जब ज्यादा रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं। तो अब आते हैं हम अपनी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में। ये दो तरीके की होती है, रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर जो हमारे रजिस्टर्स के ऊपर काम करे, मेमोरी जो मेमोरी के ऊपर काम करे। रजिस्टर हमारा बेसिकली इसमें ऑपरेशंस होते हैं पुश पॉप, स्टैक के फॉर्म में काम करते हैं, स्टैक नाम आपके पीछे लगे तो स्टैक के फॉर्म में काम करेंगे। अब देखो जब ये 0 सिग्नल डिफाइन करता है हमारे फुल को और 1 सिग्नल डिफाइन करता है एम्प्टी को। ठीक है, DR डिफाइन करेगा हमारा डाटा रजिस्टर और SP हमारा क्या करेगा स्टैक पॉइंटर। अब इसमें हम पुश की कमांड लिखनी होती है तो हम कैसे लिखते हैं, देखो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हम पहले 0 थी उसमें +1 करेंगे। ठीक है, अब स्टैक पॉइंटर हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमारे मेमोरी के अंदर क्या किया, डाटा रजिस्टर का जो था स्टैक पॉइंटर की लोकेशन पे हमने डाटा रजिस्टर का डाटा था वो मेमोरी लोकेट करके डाल दिया। ठीक है, इफ अगर SP की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है जो हमारा वो फुल है, और अगर एम्प्टी है तो वो 0 रहेगा। ठीक है, सेम ऐसी मेमोरी में पुश का देखो, मेमोरी में पुश का क्या होगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू मैंने -1 करी। ठीक, जैसे कि ये था 3000 पे था तो एक स्टैक वो एक लोकेशन मैंने कम कर दी 299 पे आ गया वो। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, डाटा रजिस्टर की जो वैल्यू है वो मैं मेमोरी स्टैक पॉइंटर की लोकेशन पे डाल दूंगा। मेमोरी मतलब बता रहा है ये मेमोरी है हमारी, स्टैक पॉइंट जो लोकेशन है स्टैक पॉइंटर की लोकेशन, ये लोकेशन है 299, इसको हमने M वर्ड से बस M ब्लॉक के अंदर क्लोज कर रखा है। तो अब हम M के यहाँ पे हमारा डाटा आगे स्टोर्ड होगा। ठीक है, ये हमारी पॉप की कमांड होती है इनकी, इसकी पॉप की है देखो डाटा रजिस्टर मेमोरी स्टैक पॉइंटर। अब स्टैक पॉइंटर के अंदर जो डाटा था वो मैंने डाटा रजिस्टर के अंदर डाल दिया, जैसे कि 10,000 लोकेशन पे था, 10,000 लोकेशन पे जो डाटा था वो डाटा रजिस्टर के अंदर चला गया। अब स्टैक पॉइंटर की लोकेशन मैंने -1 की, 10,000 पे था, नीचे आ गया कितना हो गया 199 समथिंग। ठीक है, अगर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 0 है तो देन एम्प्टी, नहीं है तो वो फुल। अगर हमारा पॉप करते हैं इसमें मेमोरी स्टैक वाले में DR, अब जो है सेम वैसी सेम इसके जैसी कमांड आएगी और स्टैक पॉइंटर में बस एक प्लस होता जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, मोस्ट कंप्यूटर डज नॉट प्रोवाइड हार्डवेयर टू चेक फुल स्टैक और एम्प्टी स्टैक। मोस्ट बहुत ज्यादा कंप्यूटर जो होते हैं वो बताते नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने सेम डिफरेंस है कि यहाँ थ्योरेटिकल वे में लिख रखा है। ठीक है, रजिस्टर स्टैक आर मोमेंटरी स्पेस फॉर इंटरनल प्रोसेस डेट आर बीइंग डन बाय अ प्रोसेसर। ये मोमेंटरी वो करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्पेस लेते हैं बेसिकली। ठीक है, मेमोरी स्टैक आर अ सीरीज ऑफ मेमोरी स्पेस, ये मेमोरी स्पेस की सीरीज होती है डेट इज यूज्ड इन प्रोसेसर, जो प्रोसेसर में यूज होती है, डेट इज डन बाय अ प्रोसेसर, जो प्रोसेसर के द्वारा की जाती है, एंड एज अ टेम्परेरी स्टोर्ड इन रजिस्टर, और ये टेम्परेरी स्टोर करती है रजिस्टर के अंदर। इट इज जनरली ऑन CPU, रजिस्टर हमारा CPU के अंदर होता है, ये मेमोरी हमारी रोम के ऊपर होती है। एक्सेस टू रजिस्टर स्टैक इज फास्टर, रजिस्टर के स्टैक को एक्सेस करना फास्टर होता है और मेमोरी स्टैक को करना स्लो होता है। इसका साइज बहुत लिमिटेड होता है और इसका साइज हमारा लार्ज होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे एडवांटेज क्या होगा स्टैक बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन का। एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, जो एफिशिएंसी होती है हमें कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन करने की वो हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ इंस्ट्रक्शन इज फास्ट बिकॉज ऑपरेंड डाटा आर स्टोर्ड इन कंसिक्यूटिवली, जो एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शन का वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जो ऑपरेंड डाटा होता है ना वो इनकंसिक्यूटिवली स्टोर्ड होता रहता है। ठीक है, लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन इज शॉर्ट, इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होगी वो शॉर्ट होगी, एज दे डू नॉट हैव
एड्रेस फील्ड, क्योंकि उनके पास एड्रेस फील्ड नहीं होती है। इसमें डिसएडवांटेज क्या है, द साइज ऑफ प्रोग्राम इज इंक्रीज, जो प्रोग्राम का साइज है बस वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड क्या होता है, द डिफरेंट वे टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन ऑपरेंड इन एन इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड एड्रेस एज एड्रेसिंग नोड। अगर जैसे कि हमें किसी का एड्रेस बताना हो और किसी ऑपरेंड की लोकेशन बतानी हो तो हम एड्रेसिंग मोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली आती है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट नाम से पता चल रहा होगा, सीधे सीधे। अब जैसे ये हमारी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ये ऑप कोड है, यहाँ पे इसका एड्रेस लिखा हुआ है, तो हम इस एड्रेस के थ्रू, ये रही मेमोरी लोकेशन, मेन मेमोरी लोकेशन, तो हमें इसने दिया है ए एड्रेस पे, तो हम सीधे ए एड्रेस पे गए, सीधे हमें यही मिल गया। जैसे ये राहुल है, ये रोहन के घर का एड्रेस है। राहुल ने पूछा रोहन के घर पे उसका दोस्त बैठा है जैक। ठीक है, तो राहुल ने रोहन से पूछा कहाँ पे, रोहन ने अपना एड्रेस दिया, तो जैक इसको राहुल के घर पे मिला, इस लोकेशन पे मिला। ठीक है, अब आता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट में ऐसा होगा, पहले जैसे कि इसने पहले इसको इसके घर भेजा, फिर इसने बताया वो इसके घर पे, तो वो इसके घर पे जाके मिलेगा। ठीक है, अब जैसे देखो इस डायग्राम में एड्रेस ए है, वो पहले उसने ए एड्रेस बताया, ए एड्रेस पे पहुंचा, तो ए एड्रेस पे पता चला उसे बी के घर पे पहुंचा है वो, तो बी के घर पे जाके उसे बी के घर पे मिलता है वो। ठीक है, अब आ जाता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड देखो, इसमें कुछ नहीं, पहले हम रजिस्टर से हमें एड्रेस जो दिया जाता है ना, पहले मेन मेमोरी की जगह रजिस्टर की जगह पे दिया जाता है। ये डायरेक्ट की तरह सेम होता है। इसमें एड्रेस आर दिया है, मतलब ये आर रजिस्टर के अंदर गया हुआ है। ठीक है, रजिस्टर इनडायरेक्ट। अब इसमें क्या होगा, पहले हम जाएंगे रजिस्टर सेट के घर में किसी, देखो आर पे भेजा इसने, आर ने भेजा हमें ए, जो कि हमारा कहाँ, मेन मेमोरी के घर में। ठीक है, ये पहले जो हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में था, एक ही घर के अंदर दूसरे कमरे में जाना था। ठीक है, अब क्या है, अब हम एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं, पहले रजिस्टर सेट से दूसरे मेन मेमोरी में जा रहे हैं। ठीक है, अब आता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे बगल में ही वो खड़ा रहता है। ठीक है, जैसे ऑप कोड के बगल में सीधे ऑपरेंड दे दिया गया है। ठीक है, अब आता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड एक छोटा सा हिंट दी होगी तुम्हें पहले से ही, और एक एड्रेस दिया होगा, हिंट और एड्रेस को जोड़ के तुम उसके एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचोगे। ये प्रोग्राम काउंटर होता है जो बेसिकली हमारा रजिस्टर का काम करता है। वो देखो, प्रोग्राम काउंटर ने एक वैल्यू दी हमें बी, हमारे पास एक वैल्यू दी ए, दोनों को जोड़ के हम पहुंचे हैं ऑपरेंड के पास, जो कि मेन मेमोरी में था। अब आता है इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, देखो एक इंडेक्स रजिस्टर होता है, उसमें हम जाते हैं इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर। इंस्ट्रक्शन सेट में हमें बी लोकेशन दी है, बी लोकेशन का हम ऐड करेंगे जो इफेक्टिव नॉर्मल एड्रेस हमें दिया था, ए एड्रेस नॉर्मल दिया था, इन दोनों को ऐड करके हम पहुंचेंगे मेन मेमोरी या एक लोकेशन पे। तो ये लोकेशन जो होगी हमारी, यहाँ पे हमें ऑपरेंड मिलेगा। ठीक है, अब आता है बेस एड्रेसिंग मोड। इसमें बेस रजिस्टर जुड़ जाता है, जस्ट लाइक सेम होता है इंडेक्स की तरह। यहाँ इंडेक्स रजिस्टर मिलता है, यहाँ बेस रजिस्टर मिलेगा। तो अब बेस रजिस्टर ने हमें एक लोकेशन भेजा रजिस्टर सेट के अंदर, फिर हमने उसको कंबाइन किया के साथ, फिर हम उसमें पहुंचे नॉर्मल एड्रेस में, मेन मेमोरी है नॉर्मल एड्रेस से ऑपरेंड के पास। ठीक है, अब आता है हमारा इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर क्या होता है, जो एक्यूमुलेटर होता है उसके पास सब कुछ होता है ऑलरेडी। ठीक है, इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड इज गिवन इज ऑप कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो ऑपरेंड होता है ना, वो गिवन होता है ऑप कोड की इंस्ट्रक्शन को पहले से ही। ठीक है, जैसे कि CMA लिखा हुआ है, तो क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेट रजिस्टर। जो एक्यूमुलेट रजिस्टर के अंदर वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। अब आता है ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि ऑप कोड दिया, एड्रेस दिया, रजिस्टर दिया, अब रजिस्टर ने भेजा हमें बी पे, तो बी में हम एक बढ़ा के जहाँ पहुंचेंगे वो हमारा क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट, एक इंक्रीव करके हम आगे पहुंचे हैं। जैसे कि मैं गया किसी भी शॉप पे गया, वहाँ पे 10 रुपये की चीज़ मिली, फिर लेकिन उसने मुझे दी 11 रुपये में, 1 रुपये बढ़ा के दी अपनी मर्जी से। ठीक है, अब आ गया ऑटो डिक्रीमेंट। ऑटो डिक्रीमेंट इसका अपोजिट होगा ऑटो इंक्रीमेंट का। ठीक है, इसमें क्या होगा, रजिस्टर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बी के पास पहुंचे, बी के पास जो एड्रेस है उसको एक डिक्रीज करा, तो हम कहाँ पहुंचे, इफेक्टिव एड्रेस, अपना जो मेन एड्रेस मेमोरी में जहां हमें ऑपरेंड मिलेगा हम उस एड्रेस में पहुंचते हैं। ठीक है, डेट्स ऑल, इतना ही है आपके सिलेबस में।